लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और हमारी आपको पिछले पुराने पूरे 1 डेढ़ साल की वीडियोस गाइस विजन आईएएस की बनी हुई हैं। जो भी लोग प्रिपरेशन में नए हैं या कहीं पे करंट अफेयर्स पे अटकते हैं, विजन आईएएस की जो मैगजीन हमारे चैनल द्वारा दी जा रही है, आप उसको प्लीज़ उसका डिटेल एनालिसिस समझ सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में अच्छा एनालिसिस विद एमसीक्यूज हम डाल रहे हैं। आज भी जैसे गाइस हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बाद शुरू करने जा रहे हैं अपना आईआर वाला सेक्शन। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पार्ट में कि आपका इंटरने इंडिया एंड ग्लोबल पीस मेकर के बारे में पहला ही टॉपिक है। ठीक है, अब समझते हैं इंडिया में या वाई दिस इज इन द न्यूज़ और इंडिया ग्लोबल पीस मेकर पे कैसी समिट हुई है। ध्यान से समझना, डिटेल्ड एनालिसिस है, एमसीक्यूज होंगे, मेंस का क्वेश्चन भी होगा। स्टे ट्यून्ड एंड बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, न्यूज़ में इसलिए रहा कि एक समिट हुई पीस इन यूक्रेन। टाइटल था उसका पाथ टू पीस समिट, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई। अब देखो, किसी भी जगह पर अगर पीस समिट हो रही है तो उसके कुछ मायने हैं। हम देख रहे हैं 2021 से लगातार ही बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ रहे हैं। क्लैशेस किसके चलते आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं। रशिया यूक्रेन में अभी तक भी वॉर ख़त्म नहीं हो रही है। तो एक पीस समिट हो रही है स्विट्जरलैंड में, जिसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जा रही है कि एक लास्टिंग पीस यूक्रेन में कैसे आएगा, एक जस्ट और एक लास्टिंग पीस कैसे प्रिवेल करे। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर गए, सेक्रेटरी गए, अटेंड किया समिट को। इंडिया का पार्टिसिपेशन अलाइंस विद दिस कंसिस्टेंट अप्रोच कि हम एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालें, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करें। हमारे दो ही पीसफुल रेजोल्यूशंस होते हैं, D2, दैट इज योर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इंडिया ने कोई अब्सटेन किया फ्रॉम साइनिंग अ जॉइंट कम्युनिके, ये सब हमने मना करा। हमने कहा हम डायलॉग पे ज़्यादा बात करते हैं, डायलॉग ही करेंगे। अब देखो, ग्लोबल पीस मेकिंग इंडिया के इंटरेस्ट में कैसे है, क्यों है? क्योंकि कुछ कंटेम्प्रेरी शॉक्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, हम जानते ही हैं। देखो, बहुत समय से यूक्रेन में वॉर चल रही है। बहुत समय से हमास गाजा जो पट्टी वाला रीजन है, इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। इसराइल पैलेस्टीन्स की लड़ाई है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तैवान वाले क्राइसिस भी है, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट डेफिनेटली, इन सभी चीज़ों का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है हम देख लें। देशों में कितनी महंगाई है, ट्रेड डिसरप्शन है, इन्फ्लेशन है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। अब ग्लोबल इम्पैक्ट वॉर का क्या होता है? इससे आपका जो सपना है, विजन है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी 100 ईयर पर बन जाएंगे, यानी 2047 पर, वो एक बहुत प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो वॉर्स का है वो हमें कैसे अपने इस विजन पे काम करने देगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर है इनइफेक्टिव यूएन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्रेडिशनली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पीस मेकिंग, इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यूएन सिस्टम पे एक सवाल ये उठ गया है कि इसकी क्रेडिबिलिटी डिमिनिश हो रही है ड्यू टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो कह रहा कि पता ही नहीं चल रहा कि यूनाइटेड नेशंस कैसे काम कर रहा है, कि वो वॉर्स को इतने समय से रोक ही नहीं पा रहा है। भाई, आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया। तो यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किस लिए किया गया था? उसको इसीलिए क्रिएट करा गया था ताकि वो एक लीड कर पाए और वॉर्स को रोक पाए। फिर पोटेंशियल ग्लोबल प्लेयर भी हो आप। इंडिया जो है पोटेंशियली ग्लोबल प्लेयर है। हम बहुत सारी वॉर्स, वैसे भी पीस मेकिंग के लिए हम जाने जाते हैं। हमने इंटरनेशनल एरिना में अपने हमेशा मीडिएशन ही सीखा है, और हम उसमें भी अपने फुलफिल करते हैं एस्पिरेशन टू प्ले द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं हम। हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी चाहिए। देखो, इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट पता है क्या है? कि डी एस्केलेट ना हो जाए टेंशन कोरियन पेनिनसुला में। जिससे क्या होगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स कनेक्शंस हैं, नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इससे हम बहुत घबराए हुए हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे लिए डेफिनेटली एक सवाल बना हुआ है। अब देखो, एक होता है एस्केलेटिंग टेंशंस, एक होता है डी एस्केलेटिंग। तो आपको दोनों के मतलब पता होने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डी एस्केलेशन। तो हम उसका मतलब देख लेते हैं। देखो, डी एस्केलेशन का मतलब है तेजी लाना या आने की प्रक्रिया। एस्केलेशन का मतलब ये होता है। डी का मतलब क्या है? कि ये इससे टेंशन जो है, डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होगा, टेंशन जो है वो डी एस्केलेट होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। डी का मतलब ही यही होता है, डिमिनिश होगी। तो ये भी हमारा एक बात है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, हमारा इंटरेस्ट है। अब इंडिया जो है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है या इंडिया के पास ऐसा क्या पोटेंशियल है जिससे वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर सकता है? देखो, जब G20 अभी चल रही थी 2023 में, तो हमने G20 में G21 कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी हमने उसमें इंक्लूड करा। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है हम सबसे बड़ी बात, ताकि हमारी एक टेंशन जो रहती है ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ में, वो ब्रिज का काम करते हैं हम उसमें। इंडिया इट ऑल्सो क्लियर साइन ऑफ इट्स, अफ्रीकन यूनियन ने किया। फिर दूसरा, हम बहुत समय से नॉन अलाइन मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, हम एक न्यूट्रल मीडिएटर रहे हैं कोल्ड वॉर के समय से ही। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ने ऑस्ट्रिया को हेल्प किया था ताकि वो फ्री हो जाए सोवियत ऑक्यूपेशन से 1953 में। यानी कि हम हमेशा क्या काम कर रहे हैं, हम एक न्यूट्रल, एक डिप्लोमेटिक टूल यूज करते हैं विद सोवियत यूनियन एज वेल। फिर तीसरी बात जो ये है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पोटेंशियली है, इसके पास इतना कंट्रीब्यूशन करने का तरीका है जिससे वो ग्लोबली इंटरनेशनली पीस को प्रमोट कर सकता है। तो तीसरी चीज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सपीरियंस। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इंटरनल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने का, और हम एक पोटेंशियल पीस मेकर कैसे रहे हैं, कह रहे देखो, हमने चाहे अपना रोल अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए लगाया हो, चाहे हमने श्रीलंका का जब सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिहाला तमिल्स का, वो भी हमने मीडिएट कराने की कोशिश करी। हमने डोमेस्टिक इशू जो मिजोरम का था वहाँ पे भी रिजॉल्व किया। तो हम एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी तो हम रखते ही हैं क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। फिर चौथी बात ये है कि हमारा ग्लोबली एक इन्फ्लुएंस भी है। हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे सभी कंट्रीज से बायलैटरल रिलेशंस हेल्दी हैं, है ना। वेरियस नेशंस के साथ, सभी मत बोलो, लेकिन हाँ, बहुत सारे नेशंस के साथ हमारे एक बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी हेल्दी है। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान ने इंडिया से पूछा टू प्ले पीस मेकर रोल टू डी एस्केलेट टेंशन विद यूएस, क्योंकि ईरान की मिलिट्री बहुत सारी किल हो गई थी 2020 में। तो यानी ईरान ने, देखो, ईरान अगर हमसे बात करने आ रहा है तो यानी कि हमारी एक इमेज है ग्लोबली कि यानी पीस मेकर कंट्री है ये, पीस नेगोशिएशन और डायलॉग्स पे बात करने वाली कंट्री है। अब इसी में एक शब्द आए यूएन पीस कीपिंग। इसका मतलब क्या है? यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें जनरल असेंबली के लोग, सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के लोग मिलकर, होस्ट गवर्नमेंट्स मिलकर कंबाइंड एफर्ट के साथ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है पीस बिल्डिंग थ्रू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, थ्रू आईटीईसी प्रोग्राम, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सलमा डैम, ये सब चीज़ें बनाई रखी हैं। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया का जो सिविलाइजेशनल है, इथोस है, वो बहुत रिकॉग्नाइज करा गया और हम इस फिलॉसफी को बहुत मानते हैं, वासुदेवकम वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ग्लोबली हम हार्मनी चाहते हैं। फिर हम मल्टी अलाइनमेंट पे हमेशा से विश्वास करते रहे हैं। हमने हमेशा से कभी भी हमने किसी एक कंट्री, हम मेजर पोल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ही हम बात करते आए हैं। हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट रहा है, चाहे रशिया हो, यूएसए हो, इसराइल हो, ईरान हो, जापान, हमेशा यही सोचते आए हैं कि एक मल्टी अलाइनमेंट एंगेजमेंट हो। फिर इसके बाद अगर आप देखो, हमारा यूएन पीस कीपिंग में बहुत समय से ही बहुत लगातार एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है मल्टीलेटरल फोरम लाइक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, जिसमें हम बहुत समय से ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। अब इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टू यूएन पीस कीपिंग मिशन, इसका पार्टिसिपेशन अच्छा है, 49 मिशन से भी कम है। मिशन हमारे गए, इससे भी ज़्यादा, सॉरी, हमारे पार्टिसिपेशन गए हैं, हमारे ट्रूप्स इतना कंट्रीब्यूशन हमने किया है, 2,53,000 से भी ज़्यादा। इंडियन आर्मी जो है वो सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग न्यू दिल्ली में स्थित भी है। हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारी पहली ऐसी कंट्री है जो हमारा वुमेन कॉन्टिजेंट 2007 में हमने लिब्रिया में डिप्लॉय किया था। तो हम कर तो बहुत काम रहे हैं। कह रहे इवन आपको जान के खुशी होगी, यूक्रेन रशिया की वॉर का जो रोल है ना, इंडिया ने उसमें भी बहुत पीस कीपिंग की है। कह रहा कैसे? कह रहा इंडिया ही वो देश है जिसे ह्यूमैनिटेरियन एड दिया। इंडिया ने बहुत सारे यूक्रेन में वहाँ पर सेवरल कंसाइनमेंट भेजे थे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, चाहे वो आवश्यक दवाइयाँ रही हो, चाहे वो आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट रहे हो, हमने किया। और हम हमेशा एक बैलेंस एक्ट की तरह ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम, इंडिया का हमेशा ही नॉन अलाइन पोजीशन रही है। तो वाइल इंडिया इज नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेम, हमने कभी भी रशिया के इन्वेजन को बहुत अच्छे तरह से नहीं किया, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट ना बढ़े, हमें एक ऐसा बूचा मैसेकर नहीं करना है। समझ रहे हो आप बात को मेरी? तो इस ये हमेशा रहा है। दूसरा, हम ना हमेशा एक मीडिएटर के फॉर्म में रहे हैं। हमारा रशिया एक हमेशा से ट्रस्टेड पार्टनर रहा है।
हमेशा एक मीडिएटर की तरह रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इंडिया गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कहना गलत होगा। अब देखो इसमें ना एक शब्द आया जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि बूचा मैसेकर क्या है? ये नज़र आ रहा है? बूचा मैसेकर कहते हैं इसको। रशियन भाषा का शब्द है यानी मास मर्डर ऑफ यूक्रेनियन सिविलियंस एंड प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द रशियन आर्म्ड फोर्सेस। जब फाइट चल रहा था, ऑक्यूपेशन चल रहा था, इनकी एक सिटी है बूचा, उसी के लिए रखा गया है। तो वहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिला था। अब क्या होता है लेकिन देखो, ये होती है समस्या कि इंडिया जब लीडरशिप में काम कर रहा है, लेकिन जब ग्लोबल पीस मेकिंग एफर्ट लेने की बात आती है, तो इंडिया के सामने ना कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कह रहा ऐसी पहली समस्या है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इतना ज़्यादा हमारे आपसी मतभेद हैं, पाकिस्तान के साथ हो, अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ हो, हम ना फिर इंडिया की जो एबिलिटी है टू बी परस्यूड एज एन इम्पार्शियल पीस मेकर, ये हमारी लिमिट होती है क्योंकि हमारे अंदरूनी रिश्ते खराब हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ। फिर डोमेस्टिक चैलेंज भी है। यूनाइटेड नेशंस ने इतना ज़्यादा अलार्म रेस किया जब इंडिया के स्टेट मणिपुर में ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे अपने इंटरनली समस्याएं बहुत हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से। फिर हमारे पास ही रिसोर्सेज की कमी है, कंस्ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जैसी समस्याएं हैं। फिर जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पर्टिकुलरली विद यूएस और आपकी इन्वॉल्वमेंट हमारी क्वाड में भी है, इसकी वजह से क्या होता है इंडिया पे ना न्यूट्रलिटी ना होने का इल्जाम लगता है। इंडिया न्यूट्रल कैसे हो सकता है? तो क्वाड में रिलेशन निभा रहा है। अब मुझे लिख के बताओ क्वाड के मेंबर कंट्रीज के नाम क्या क्या है? यूएस और इंडिया के अलावा दो और कंट्रीज कौन सी हैं? फिर डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। देखो जब हम ना एस्टैब्लिश ग्लोबल पावर्स लाइक यूएसए यूके से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उतना हम लिमिटेड है, अभी इतना डिप्लोमेटिक नेटवर्क नहीं तैयार हुआ है हमारा। फिर हमारी पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, हम कभी एक्टिवली तो नहीं आते हैं। जैसे चाइना ने कहा कि एंड करने के लिए हम तमाम प्रिंसिपल्स को एंड ऑफ करेंगे, लेकिन हमारी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है क्योंकि इंडिया का एक सपना है, इंडिया का रोल है विश्व बंधु वाला, वर्ल्ड फ्रेंड वाला, तो इंडिया को प्रोएक्टिव स्टांस लेना ही पड़ेगा। इंडिया कैन कंट्रीब्यूट मोर टू पीस मेकिंग एफर्ट करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका वगैरह जैसे आप करते हो लोग। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रॉम पीस टीम जो एक्सटर्नल अफेयर्स की हैं, थिंक टैंक्स हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, सारे रिजोल्यूशन लेने के लिए जैसे हमने नॉर्वे पीस यूनिट इन ऑस्लो किया था, वो चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इससे जुड़ी एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, एक मनामा डिक्लेरेशन हुआ था अरब लीग में। अरब लीग 1945 में हुई थी जहां पर रीजनल कोऑपरेशन वो चाहते थे कि हमारे ठीक हो, इसमें मिडिल ईस्ट कंट्री नॉर्थ अफ्रीका इसका पार्ट था। यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉय किया गया था पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के लिए, दो स्टेट का रेजोल्यूशन निकाला गया था इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए। तो गए समझे आप सेकंड टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइज ऑफ मिनीलेटरल्स। अब समझते हैं ये मिनीलेटरल्स क्या होते हैं, मिनीलेटरल ग्रुपिंग क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है हमें। देखो मिनीलेटरल का मतलब वैसे क्या होता है ये समझ लो। एक होता है मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, ठीक है, एक होती है मिनीलेटरल जो कि स्मॉलर ग्रुपिंग होती है पर फ्लेक्सिबल है, फंक्शनिंग है, ठीक है ना। मिनीलेटरल का मतलब, तो मिनीलेटरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज किसी स्पेसिफिक इशू और इंटरेस्ट के बारे में बात करती हैं। बात समझ रहे हो? तो जैसे नाटो तो मल्टीलेटरलिज्म है ना, लेकिन हम मिनीलेटरलिज्म की बात कर रहे हैं जहाँ छोटे लेवल पर ये काम करा जाता है, छोटा ग्रुप है जो कई सारे इश्यूज की बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है मिनीलेटरलिज्म में। अब कह रहा है ये राइज मिनीलेटरल्स का जो हो रहा है उसके पीछे की न्यूज समझो क्या है। कह रहा चाइना का ना अग्रेशन इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्क्वाड बना, मिनीलेटरल ग्रुपिंग है। इसमें आपकी चार कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? यूएस है, ठीक है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका फिलीपींस है। ये चार कंट्रीज हैं, यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस, स्क्वाड ग्रुप इनका है। ये एक मिनीलेटरल है। इसमें आपका एडिशन सीरीज भी है, लाइक जैसे कि आपका जानते ही हो आप मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स और भी हैं इंडो पैसिफिक की, चाहे क्वाड हो, ऑकस हो, ये सारी ग्रुपिंग है। इसमें ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस है, यूएस फिलीपींस जापान ट्राइलेटरल भी है, यूएस जापान साउथ कोरिया ट्राइलेटरल भी है। ये सारे स्क्वाड्स हैं। अब इनकी क्यों होती है? देखो इनका मतलब पता है क्या, ये चाहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कोऑपरेशन के साथ चलना, इसलिए ये बनाते हैं।
अब मिनीलेटरल बेसिकली इनफॉर्मल और टारगेटेड ग्रुप है 3 से या 4 कंट्रीज का, जिसमें हम स्पेसिफिक थ्रेट, स्पेसिफिक इमरजेंसी और सिक्योरिटी इश्यूज को शेयर करते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कि विद इन अ फाइनाइट टाइम ये रिजॉल्व हो जाए। अब हमें ये समझना है मिलीलिटरल्स के रीजंस इनके क्या क्या है, कैसे राइज हो रहा है, क्यों आज के वर्ल्ड ऑर्डर में मिनीलिटरलिज्म राइज हो रहा है, क्यों मिलीलिटरल्स बढ़ रहे हैं। तो उसका पहला कारण है फेलियर ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। क्या ना, जैसे जैसे हम ना नए नए इश्यूज, ग्लोबल चैलेंजेस देख रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, साइबर सिक्योरिटी है, तो जो इतने भी हमारे एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन चीज़ों को एड्रेस ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आसियान मेंबर्स ने फेल टू कंडम चाइनीज एक्शन इन साउथ चाइना सी। क्यों भाई? तुम एक मल्टीलेटरल ग्रुप हो, तुम चाइना के, साउथ चाइना के एक्शन पर, साउथ चाइना सी के एक्शन पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, इतना क्या डर के बैठे हुए हो? तो ये सवाल है हमारे सामने। फिर हाइटनिंग ग्रेट पावर राइवलरी, क्या ना, हम देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट जब हमने देखा तो वहां पर बहुत सारी चीजें थी, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स की बात आ रही है, सिक्योरिटी काउंसिल्स के रिफॉर्म्स की बात आ रही है। फिर बैलेंस ऑफ पावर अब चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और असर्टिव हो गया है, इसीलिए क्वार्टर ऑकस आया है। फिर कोविड 19 के फॉलोआउट के बाद बहुत ज़्यादा मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वल्नरेबिलिटी में है। डब्ल्यूएचओ कहाँ ठीक से हैंडल कर पाया पैंडेमिक को। फिर टायरनी है मेजॉरिटी की, डेवलप कंट्रीज हाई बार्गेनिंग करती है डेवलपिंग कंट्रीज से। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक यूएसए, लाइक यूएसए डिसएग्री विद डिमांड ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी को नहीं मानता वो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। इन सभी कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि मिनी लिटरलिज्म का या मिनी लिटरल्स का राइज हो रहा है। फिर सेकंड बात ये है कि मिनी लिटरलिज्म के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा है प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव हमें मिलता है, मल्टीलेटरल प्रॉब्लम्स को छुटकारा मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इससे डिसीजन मेकिंग और अच्छी होती है, हमें कोऑपरेशन से और इश्यूज जैसे एक सप्लाई बेस्ड चैन चेन रेजिलियंस का इशू था, इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, चाइना और, सॉरी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच का, या डी ग्लोबलाइजेशन, हमें प्रैक्टिशनर्स टेंडेंसीज को राइज करना जो होता जा रहा है, यूएस से चाइना ट्रेड वॉर में हमने देखा, वहां से भी हमें मेक इट डिफिकल्ट, वहां पे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म काम ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ग्रुपिंग्स के लिए हमें क्या चाहिए? मिनीलेटरलिज्म चाहिए। मैंने आपका एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना। अब रीजंस क्या हैं जिसमें हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक वाले एरिया में ही मिनीलेटरल राइज इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर वास्ट मैरिटाइम ज्योग्राफी है, बहुत सारी कंट्रीज के वहां पर इंटरेस्ट हैं और उसको फ्री और ओपन इंक्लूसिव चलाना बेहद जरूरी है। फिर डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट होने की वजह से, थ्रेट परसेप्शन होने की वजह से और डिजायर्स फॉर अलाइनमेंट होने की वजह से यहाँ पर एक क्राइसिस आता है। फिर चाइना का राइज और चैलेंज ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है। फिर फेलियर है रीजंस का, मेन फेथ यूनियन सिस्टम में लेकर आना, लिटिल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन, ये भी एक समस्या है। फिर आती है बात, नया टॉपिक आता है, बेनिफिट्स ऑफ मिनी लिटरल्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए मिनी लिटरल्स में शामिल होना, स्मॉल ग्रुपिंग में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है और क्या बेनिफिट है इंडिया को इससे। तो सबसे पहली बात, इससे हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारा मल्टी अलाइनमेंट वाला जो पॉलिसी है उस पर, और हमारी रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हमारा स्मॉल ग्रुपिंग्स में जाना बेहद ज़रूरी है। क्या देखो, क्वाड की पार्टनरशिप से हमें क्या मिला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, यूएसए काम कर रहे हैं। क्यों? इससे यहाँ पर एक इंक्लूसिव और रेजिलिएंट अप्रोच बनेगी, ग्लोबल साउथ की वॉइस को सुना जाएगा। कह रहा देखो, इप्सा ट्राइलेटरल है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, साउथ टू साउथ कोऑपरेशन की बात करता है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया का भी एक है, जिससे आपको रीजनल सिक्योरिटी मिल रही है। आपका ट्रांसनेशनल की क्राइसिस जो थे, जैसे एरिया ऑफ वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, वहां पर आपको मिल रहा है फायदा। फिर आप एक डाइवर्स नेटवर्क के फॉर्म में भी निकल कर आ रहे हो, I2U2 के फॉर्म में या क्वाड के फॉर्म में, और आपका रीस्ट्रक्चरिंग द चाइना सेंटर्ड एशियन इंटीग्रेशन आप शिफ्ट भी करना चाहते हो, क्योंकि तो चिप फोर सेमीकंडक्टर जो अलायंस है जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड यूएसए की, ये भी बहुत जरूरी थी। फिर दूसरे बेनिफिट ये है कि जो पॉलिटिकल राइवलरी रहती है यूएस और चाइना में, वहां पर भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न को। इंडिया अपनी सेंट्रलिटी की वजह से बहुत सारे रीजनल कोalitions को मिला सकता है। फिर अब देखो, चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है मिनीलेटरल्स पे काम करना। कह रहा लेजिटिमेसी एंड इंक्लूसिवनेस, कह रहा आप सोचो
इंडिया फ्रांस का जब ऑस्ट्रेलिया का ट्राइलेटरल ग्रुप बना है, तो बहुत सारे इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्री को एक्सक्लूड कर दिया। तो ग्लोबल साउथ की कंट्री सोच सकती है यार, वहां पे तो इंडिया से साउथ साउथ चिल्ला रहा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, यहाँ हमें पूछा ही नहीं। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज जो है वो भी स्मॉल है, लिमिटेड है। स्मॉलर ग्रुप्स के पास क्या होता है, सफिशिएंट कलेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है। ये भी एक समस्या है क्लाइमेट चेंज वगैरह समस्या वाली में। फिर तीसरी बात है टेंशन है, डिवीजन है अमंग कंट्रीज, क्योंकि पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एक्सक्लूसिवली ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से। कि जैसे चाइना करेक्टराइजेस क्वाड एज ए नेशन नाटो। उसने बोला, चाइना ने साफ साफ बोला, तुम तो भैया जो क्वाड बना के दिखा रहे हो ना, तुम्हारा एशियन नेटो है ये। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है मिनीलेटरल्स में, बड़े सारे कंसर्न्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स को आप ओवरसाइट कर दोगे। फिर सॉफ्ट लॉ मैकेनिज्म है, लॉ मैकेनिज्म है, यानी कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एग्जांपल SCRI कंट्रीज हैव डिफरेंट इन देयर ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक आउटलुक, इनकी डिफरेंट है। फिर क्या करोगे आप? फिर आपका इनफॉर्मल नेचर होना, आप स्टेट पॉलिसीज वगैरह में आपकी कंट्रीज के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट डाल सकता है। कह रहा है WTO कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है, वहां पर आप कैसे इस पे काम कर पाओगे? फिर आपके मल्टीलेटरल जो भी सैंक्टिटी फ्रेमवर्क है उनका भी उजाड़ होगा। एम्बिग्यूटी है ना क्वाड के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, मान लो कल को कुछ और हो जाए। तो कंक्लूडिंग लाइन में क्या बोल रहा है कि इंडिया ना मिनीलेटरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उस पर चले, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म को भी साइड ना कर दे, कि हमें इसी फिलॉसफी पे चलना है, सर्वजन हितै सर्वजन सुखाय। हमें एवरीवन बेनिफिट और एवरीवन हैप्पीनेस पे ही चलना होगा, कि सभी का बेनिफिट हो और सभी खुशहाल रहें। तो मोर ओवर इंडिया शुड ऑल्सो कीप पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स एंड मल्टीलेटरल लेवल, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रिफॉर्म्स हो, चाहे वो WTO की रिफॉर्म्स हो, उस पर भी हम काम करते रहे। समझ में आया? एवरीवंस हैप्पीनेस, एवरीवंस डिजायर्स, एवरीवंस बेनिफिट। ठीक है, नाउ मूव टू दी अनदर टॉपिक, दैट इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे हम चलते हैं, जिस पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप जहां आ जाए उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लो और इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन लिखना शुरू कर दो। देखो, बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है हमारा। प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की आई, स्टेट विजिट किया इन्होंने इंडिया में। गोल्डन चैप्टर था हमारे बायलैटरल रिलेशंस का। दोनों कंट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया, MOU कहते हैं इसको। शेयर्ड विजन ऑफ इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप, इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, जॉइंट टेक्निकल, NPCI सब हमने करा। बांग्लादेश तैयार है अपनी UPI हमारे देश की बनाने का, NPCI इस पे काम करेगा। तो ये सब बातें हैं। देखो, दोनों कंट्रीज में ना कहाँ कहाँ पर हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं एक साथ, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के लिए। देखो, हम ना बहुत अच्छे, और इंडिया, इवन बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, और इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया। बायलैटरल ट्रेड ही हमारा $14.01 बिलियन का होता है। सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट में लिए हम मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति और मिलन करते हैं। हमारा पीसफुल एंड कोऑपरेशन बॉर्डर मैनेजमेंट है, चाहे वो पीसफुल रेजोल्यूशन लैंड बाउंड्री 2015 वाला हो, हमने करा है। हमारे एंगेजमेंट है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में, हम साथी हैं, मेंबर्स हैं, सार्क में हम मिलके मेंबर्स हैं, पिमस्टेक में है, BBIN में है, IORM में है। हमारी कनेक्टिविटी भी बड़ी अच्छी है, चिटगांग मोंगला पोर्ट्स के अंदर। हमारा पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, इंडियन कल्चरल सेंटर ढाका वगैरह में बहुत है, कॉमन कल्चरल लिंक्स भी हैं हमारे। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें इंटरनल कनेक्टिविटी देता है। हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसमें अकूरा अगरतला का क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक है, वो हमारे लिए एक्सेसिबल ही बांग्लादेश की वजह से हो पा रहा है। रीजनल इंटीग्रेशन है हमारा इंडिया का, क्योंकि हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्टिव पॉलिसी रही है। हमारा हमेशा ही रहता है कि भाई चाइना के असर्टिव नेचर को काउंटर करने के लिए नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। अब ये तो इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि डेवलपमेंट पर्पसेस लास्ट 8 इयर्स में इंडिया ने $8 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को। अब आपको सवाल ये आना चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मैंने हालांकि आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो गाइस, लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? जो एक अग्रीमेंट है बैंक और बोरोवर आउटलाइंस का, जिसमें आप लोन के अमाउंट को मैक्सिमाइज कर देते हो। समझ रहे हो आप? बिना अग्रीड अपॉन लिमिट को सरपास किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ले पाए। समझ रहे हो? कंसेशनल इंटरेस्ट देते हो आप डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि जब वो रीपे करें तो उनको इतना बोरोइंग गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा भारी ना लगे। तो याद रखो, फ्लेक्सिबल लोन्स इसी को कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट।
ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में इंडिया ट्रेन्स करता है बांग्लादेश के सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को। हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाई थी हमने, वैक्सीन मैत्री के तहत। अब लेकिन हमारे रिश्तों में कड़वाहट कहाँ से आती है, चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? तो शुरू हो जाता है हमारा रिवर वाटर डिस्प्यूट से, जिसका नाम है तीस्ता वाला डिस्प्यूट। क्योंकि एब्सेंस है, प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर चाइना के रोल की बात करें तो चाइना बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रहा है। मोर ओवर मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे चाइना बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 थी, इससे हमें तो बड़ा दुख हुआ कि भाई हमारे नेबर और वहां जा रहे हो। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से होती है, म्यांमार में रोहिंग्या वगैरह आते हैं, वो चिढ़ जाता है म्यांमार, बोला क्लेश में जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर रेडिकलाइजेशन बहुत राइज हो रहा है, इल ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज का बांग्लादेश में, हम कैसे इसको ठीक माने। फिर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी पे असर पड़ेगा ही, हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाना पड़ गया, एनआरसी बनाना पड़ गया। ये चिढ़ गए हम पर कि हमारे लोगों को नहीं पूछ रहे, हमारे लोग को कैसे पूछ रहे, तुम्हारे लोगों को, हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कैसे संभालेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो रिसेंट डेवलपमेंट भी हालांकि बहुत हुई, हमारी रीजनल कोऑपरेशन हमने किया, चाहे वो हम मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया हमने हाई स्पीड डीजल का, स्पेस डिप्लोमेसी हम करते हैं, मेडिकल टूरिज्म इंडिया ने अनाउंस करा, ईवीज मेडिकल वीजा फैसिलिटी दी बांग्लादेशीज को, हम कर रहे हैं काम। लेकिन फिर भी अब लेकिन करना क्या है कि हमेशा ठीक ठाक रहे रिलेशंस। तो स्टेप्स लेने को बोला, अर्ली कमेंसमेंट जरूरत है। जो सीईपीए है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, नेगोशिएशन जरूरी है। हाइड्रो डिप्लोमेसी की जरूरत है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी कंक्लूड करें हम, स्पेशली तीस्ता वाला, जॉइंट रिवर कमीशंस को तैयार करें, पावर पावर एनर्जी के एक्सपेंशन को कोलैबोरेट करें, एक्सिलरेट करें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। इंडिया शुड इन्वेस्ट इन बांग्लादेश एज अ मेजर एंकर एज अ रीजनल एज सब रीजनल इंटीग्रेशन। हमारा क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन मैनेजमेंट हो थ्रू डिजिटाइजेशन एट ग्रास रूट लेवल। तो इंडिया बांग्लादेश का टाइज शुड मूव टू द नेक्स्ट लेवल बेस्ड ऑन शेयर्ड विजन ऑफ कनेक्टिविटी पे हमने चलना पड़ेगा। हमें कोलैबोरेट कॉमर्स, हमारा सी थ्री फॉलो करो, कनेक्टिविटी कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा काम। और देखो, इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हो, इस बात को रियलाइज करो और बात करो विकसित भारत 2047 स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041। कह रहे देखो हम आसपास ही काफी अच्छे होंगे, हमारे आसपास ही विजन है हमारे कंट्रीज के, तो हमें उस पर ही चलना चाहिए। तो ये सब बातों से ही आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर आपके होप रिलेशनशिप में बचे रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है G7 ग्रुप ऑफ 7। इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, कब इसकी मीटिंग हुई, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए, क्या चीजें निकल कर आई, वो सारा कुछ हम इसमें टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं। देखो, ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है। इंडिया ने ना 50th ग्रुप ऑफ 7 समिट अपुलिया इटली में हुई, जहाँ पे इंडिया भी इनवाइटेड था एज एन आउटरीच कंट्री। ठीक है, अब की हाईलाइट क्या है इंडिया की स्पीच की? देखो, हमने ना टेक्नोलॉजी पे हमेशा हम बात करते हैं, टू कन्वर्ट टेक्नोलॉजी मोनोपोली इनटू मास यूसेज। ऐसा ना हो किसी चंद कंट्रीज के पास ही रहे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, सभी कंट्रीज इसका यूज कर पाए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने सभी कमिटमेंट्स को पूरा किया है, जो उसने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लिया था। अंडर मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम, एनवायरमेंट डे 5 जून पे हमने लिया, ये भी हम कमाल कर रहे हैं। और इंडिया ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लिए भी। ये सब बातें इंडिया ने कही G7 में। तो G7 है क्या? 7 ग्रुप्स का, 7 मेंबर कंट्रीज का ये पार्ट है। यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, रशिया भी था। G8 था पहले, 1998 में ज्वाइन किया था रशिया ने, G8 हो गया था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर किया, तो 2014 को मैंने रशिया को निकाल दिया गया था, मेंबरशिप हटा दी गई थी। ईयू मेंबर G7 का नहीं है, लेकिन हर साल इसकी समिट को अटेंड करता है। अब है क्या? इनफॉर्मल ग्रुपिंग है एडवांस डेमोक्रेसीज की, जो हर साल मिलती है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम करती है, ट्रांसनेशनल इश्यूज को एड्रेस करती है। ट्रांसनेशनल इश्यूज क्या होते हैं? माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, ये होते हैं ट्रांसनेशनल इश्यूज। 1975 में आया था, ये एनर्जी क्राइसिस हो गया था बहुत ज़्यादा, उसके रिस्पॉन्स में आया था। G7 में परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी चलती रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार जैसे इटली में हुआ ये। G7 कंट्रीज में ये इंपॉर्टेंस है कि देखो जी, 40% ग्लोबल इकोनॉमी इन्हीं के पास है, 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन्हीं के पास है, 30% ग्लोबल एनर्जी डिमांड, ये सब काम ये कर रहे हैं। CO2 इमिशन 25% करते हैं। अचीवमेंट क्या है कि 2022 में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था मलेरिया और एड्स से फाइट करने में। एल एक्विला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी इन्हीं का लिया गया है। ये सारी चीज़ें G7 कंट्रीज का अचीवमेंट है। अब समिट के मेजर आउटकम्स की हम बात करते हैं।
द वेरी फर्स्ट आउटकम इज रीजनल अफेयर्स। यूक्रेन रशिया वॉर एक मेजर वो था। क्यों था? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में साफ बोला गया, कमिटेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ रशियाज वॉर। G7 कंट्रीज ने प्लेज लिया कि वो $50 बिलियन को यूजिंग फ्रोजन रशियन एसेट में काम लेंगे, और इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी रिटेरेटेड कमिटमेंट लिया टू स्टेट सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये काम इनकी समिट के लिए इन्होंने बोला गया कि ये काम बड़ा ज़रूरी हो चुका है। फिर प्रमोट करना है इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए भी, कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स जो वगैरह होते हैं उसमें काम करना है हमें। फिर एनर्जी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की बात की गई कि हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 43% कम करना है, रिड्यूस करना है बाय दिस डिकेड। 60% हमें 2035 तक खत्म करना है, जो कंपैरिजन लेवल था 2019 इज अ कंपैरिजन लेवल। एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका को उन्होंने कहा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आएंगे। हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के लिए G7 ने अपोलिया फूड सिस्टम को लॉन्च करा ताकि फूड सिक्योरिटी इन्हांस हो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह इन्हांस हो पाए। अब करंट जियो पॉलिटिक्स में G7 का क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि बहुत बड़ा सेंट्रल रोल निभाता है ग्लोबल गवर्नेंस में। एआई गवर्नेंस है ना, जैसे पार्टनरशिप हम करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इसकी समिट में, या हिरोशिमा एआई प्रोसेस था इनिशिएटेड एट G7 समिट इन हिरोशिमा। टैक्स गवर्नेंस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है 1989 में स्टैब्लिश किया गया G7 कंट्रीज ने, ताकि वो एग्जामिन कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे समस्याओं को ख़त्म कर पाएँ। और ये जो एक्ट है, ये डिफेंडर की तरह काम करता है ना, इंडो पैसिफिक रीजन्स को भी बचाता है रूल। और यहाँ पे सारी बातें यही चलें कि रूल ऑफ लॉ पे चलना है, हमें प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना है कि हमारा इंटरनेशनल क्राइसिस जो आजकल चल रहे हैं, चाहे वो रेड सी क्राइसिस हो, चाहे वो इस तरह के क्राइसिस हो, सारे के सारे खत्म हो पाए। अब G7 समिट ने बहुत सारे क्या निकाल दिए, बहुत सारे निकाल दिए आपके जनरेट किए रिजल्ट, जैसे सक्सेसफुल लॉन्च ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम फॉर मल्टीनेशनल क्लीन एनर्जी रिसर्च, ये सब किए हमने। G7 ने सक्सेसफुली इशू ऑफ टैक्स अवॉइडेंस वाला जो है उस इनिशिएटिव को भी लिया। G7 क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज को लेकर बात चली, लेकिन G7 की इफेक्टिवनेस पे फिर भी शक पता क्यों रहता है, फिर भी हमें लिमिटेशन क्या लगती है? G7 कंट्रीज करंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पर कुछ नहीं बात करती। इमर्जिंग इकॉनमी के पास 51.1% ग्लोबल इकॉनमी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी डिमांड रिप्रेजेंटेशन तुमने कुछ करा ही नहीं है। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन के बिना तुम आगे कैसे बढ़ने की सोच रहे हो? G20 ब्रिक्स वगैरह में बढ़ता जा रहा है, तुम G7 तक क्यों रह रहे हो? तुम इंडिया ब्राजील को क्यों मिस कर रहे हो? तुम क्यों अफ्रीकन यूनियन को नहीं बुला रहे हो G7 में? ये भी कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज हैं। G7 में इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन किसी बात का नहीं है। यूएसए रिफ्यूज करता है G7 क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन को ज्वाइन करने से, G7 मीटिंग कनाडा ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो अब इंडिया का G7 से क्या ताल्लुकात है, इंडिया क्यों जाता है? इंडिया का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया के जो फ्रिक्वेंट इनविटेशन है ना, इससे पता चलता है कि इंडिया का ग्लोबल अफेयर्स में ग्रोइंग इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इंडिया हैज इनवाइटेड 11 टाइम्स। इंडिया की इकोनॉमिक मिलिट्री पावर की अच्छी है, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। अब रेलेवेंस क्या है G7 का इंडिया में? तो इंडिया जो है वो बेसिकली वॉइस है ग्लोबल साउथ का, अ प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया कैन प्लेस द प्रायोरिटीज एंड कंसर्न्स। तो अमंग द कमिटी ऑफ डेमोक्रेसीज, अनलाइक ब्रिक्स, SCO एंड G20, जहां पर ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, G7 कंट्रीज में अपने कई सारे कंसर्न्स पे बात कर सकते हैं। इंडिया का G20 मेंबरशिप होना, इसलिए भी G7 पार्टिसिपेशन हमें बुलाया जाता है, और हम एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हम ऑल्टरनेटिव है चाइना के, इसलिए भी हमारे लिए G7 इम्पोर्टेंट रखता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब कंक्लूडिंग लाइन में हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, उन्होंने डिस्क्राइब करा कि जो G7 है ना, बेसिकली वो एक स्टीयरिंग कमेटी है फ्री वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसीज फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, G7 यूनिफाइड अप्रोच टू क्रिटिकल इश्यूज। अब हमें नेक्स्ट आता है, नया टॉपिक आता है, नया रिलेशन हम पढ़ते हैं। इस बार इंडिया बांग्लादेश है, इसके अलावा हम इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस से मिले ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट।
इन द मीट बोथ द कंट्रीज ने फोकस किया कि हम 2047 तक 2047 हराइजन पे रोड मैप बनाएंगे, इंडो पैसिफिक रोड मैप बनाएंगे। और हराइजन 2047 का रोड मैप पे हमने क्या करा, हमने पार्टनरशिप तैयार करी फॉर सिक्योरिटी एंड सोवेनिटी, पार्टनरशिप फॉर द प्लानट, पार्टनरशिप फॉर द पीपल। हमने ये तीनों चीज़ों पे पार्टनरशिप कहा कि हम इस पे करेंगे। हम सब एग्री भी हुए और हमने कहा क्योंकि हमारा ना बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान है मेक इन इंडिया को डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी यूज़ करना। तो ग्रोइंग जो हमारी कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडिया एंड यूएस फ्रांस रिलेशनशिप, उसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात है हमारा डिफेंस पे दोनों आपस में कंट्रीज का कोऑपरेशन। फ्रांस 33% इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल का जो सिप्री की रिपोर्ट से पता चलता है। रफाले का एयरक्राफ्ट हमने परचेज किया, ये P-75 हमने किससे किया है? फ्रांस से तो किया है। और इंडिया और फ्रांस ही है जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी तैयार करा है। हमारे की प्रोजेक्ट्स भी हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, ये सारा हमने तैयार करा है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, वरुण हो चाहे वो फ्रिंजेक्स हो, ये सारी हमने एक्सरसाइज तैयार करी है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो इंडिया फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप रिलीज होता है 2023 में। इसने भी बायलेटरल कोऑपरेशन के स्कोप को ब्रॉडन किया है। फिर स्पेस कोऑपरेशन की बात जहां आती है तो फ्रांस एक मेजर सप्लायर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के लिए। दोनों ने कोलैबोरेशन पे बात करी। तृष्णा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन पे हम बात कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा इन्फ्लो है हमारा एफडीआई का। इंडिया का टाटा ग्रुप और फ्रांस का एयरबस दोनों बहुत अच्छा सिविल हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। डिजिटल कोऑपरेशन में देखो, यूपीआई लॉन्च हुआ आई फ्रॉम आईफिल टावर, ये कितनी बड़ी बात थी। फ्रांस की कंपनी ने 18 सुपर कंप्यूटर्स बनाया। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो है वो उसको आया है। फ्रेंच की कंपनी भी काम कर रही है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में भी तो हम साथ हैं। देखो, फ्रांस बहुत बड़ा सपोर्टर है हमारा। फ्रांस सच में चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिले। और हमें जब भी कश्मीर टेररिज्म का इशू होता है तो हमारे साथ देता है फ्रांस। इंडिया का एक्सेशन फॉर एमटीसीआर, वासेनार एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट जो है हमारे, इस पर भी चाहता है फ्रांस की हमारा एक्सेशन हो इन पे भी। तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं फ्रांस के साथ। इंडिया का जो सागर विजन है या फ्रांस का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, ये भी हमारा जोरदार है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेशन की बात हो, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज की बात हो, तो हम काफ़ी साथ देते हैं। लेकिन हमारे रिश्तों में भी खटास आती है, चैलेंजेस आते हैं जब हम बायलेटरल ट्रेड की फिगर को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम दूसरे पार्टनर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। और वीजा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बेस इन इंडिया इशूड अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट ओवर द केस, वो भी प्रॉब्लम है। फिर टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी है। जैसे जेतापुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को रिजॉल्व अभी तक नहीं, इनऑर्डिनेट डिले है हमारा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें लगती है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट सोवेनिटी की बात करता है। फ्रांस को ये बात नहीं अच्छी लगती। फ्रांस को लगता है क्यों भाई मेजर पावर को बैलेंस क्यों करना है, अलायंस के साथ जुड़ो। डिफरेंस है हमारी अप्रोचेस में चीज़ों को डील करने का। चाइना का असर्टिवनेस पर्टिकुलरली, उस पर भी हम एकदम से नहीं कह सकते कि फ्रांस हमारा साथ ही देगा पूरी तरह से। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है देखो चलो है माना की समस्याएं, तो सबसे पहले आप काम करो, बैलेंस डाइवर्जिंग करो आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, फ्लेक्सिबिलिटी रखो आप। इंडिया फ्रांस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है काउंटर टेररिज्म का, उसको फैसिलिटेट करो अपने शेयर्ड सिक्योरिटी इशूज को दूर करने के लिए। रेगुलर डायलॉग करो, डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, मिलिट, आपके जितने मिलिट्री के हैं सब इनसे मिल के बात करो। एक्सपेंड कर दो डिफेंस कोऑपरेशन, क्वाड है, I2 है। तो फ्रांस एम्बेसडर ने कोट करा कि जो 19th सेंचुरी फ्रेंच हिस्टोरियन थे ना, जूलियस मिकले, उन्होंने बताया कि इंडिया एज अ मैट्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप यूनिवर्सल है, एज इट गोज फ्रॉम द सी टू द स्पेस एंड बियॉन्ड। अब ऐसी स्टेटमेंट को प्लीज मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर लेना, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया और यूरेशिया का भी रिलेशन दे रखा है, ठीक है। यूरेशियन रीजन्स कौन से हैं? यूरोप, अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया। क्या ऐसी बातें हैं, न्यूज में क्यों रहा? देखो, कॉम्प्लेक्स एंड डीपनिंग इंटरकनेक्शन है बिटवीन यूरोपियन एंड एशियन सिक्योरिटी ऑफ। क्या क्या ऐसे हाइलाइटिंग फैक्टर्स हैं जिससे हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में यूरोशियन रीजन्स की क्या क्या चेंज आ रहे हैं? हॉटबेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हॉटबेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ये इलाके बन गए हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। चाहे रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो
चाहे अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, या चाइना का इन्फ्लुएंस हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते। फिर हमारा जो चेंजिंग स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जैसे विड्रॉ कर लिया उन्होंने अफगानिस्तान से, फिर कैसे होगा? फिर थ्री थ्री सीज इनिशिएटिव वाला भी पार्ट था। रशियन जियो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी हैं, चाइना रशिया नो लिमिट पार्टनरशिप पे खेलते हैं, काउंटर कैसे करोगे यूएसए को, यहाँ भी दिक्कत। फिर टिल्ट इन रशिया फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एशिया, अलाइनमेंट है ईस्ट एशियन कंट्रीज का वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ, शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर टुवर्ड्स यूरेशिया। तो देखो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कमिटेड है यूएस यूरोप और इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया साउथ एशिया एंड ऑल। मतलब हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूरोशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेटेजिक कारण। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया काउंटर बैलेंस है चाइना को इंडिया क्यों करता है? इंडिया क्यों हमेशा रिलेशनशिप रशिया के साथ रखता है? क्योंकि हम देखो मिडिएट हम कर रहे हैं, एंड ऑफ वॉर मिड करो, आप यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करो, लेकिन हम अपने कैसे एक एवरग्रीन फ्रेंड को छोड़ दें? और हमें पता है हमारा दुश्मन चाइना के साथ खड़ा है, इसीलिए हम रशिया के साथ रिलेशन निभाते हैं। फिर इंटीग्रेटेड डेटरेंस स्ट्रेटजी ऑफ यूएस, इट सीक्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद मिडिल पावर। तो हमारा इंडिया को वो ऑफर देता है, चांस देता है कि इंडिया भी बूस्ट करे अपने नेशनल पावर, एंड यूएस भी हमें मदद करता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया का जो ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप है विद अर्मेनिया, इससे भी इंडिया की यूरेशियन स्ट्रेटजी समझ में आती है कि इंडिया इंटरेस्टेड है। इकोनॉमिकली देखो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एशियन स्टेट जो है यूरेशियन स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनर इंडिया देखता है उनको। भाई ऑयल नेचुरल गैस कहाँ से लोगे, यूरेनियम आयरन और कहाँ से लोगे? सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ। फिर इंडिया और रशिया बायलेटरल ट्रेड $100 बिलियन का करने वाले हैं बाय 2030। तो रिलेशन नहीं रखेंगे हम उनसे? हमारी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अच्छी हम कर रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं, हमारा मार्केट एक्सपेंड कर रहे हैं हम यूरोशियन मार्केट के अंदर। रीजनल सिक्योरिटी की बात रही, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात रही, हमारा यूरोशियन कंट्रीज के साथ पुराना रिश्ता है। फिर अब देखो चैलेंजेस क्या आते हैं इंडिया के लिए। चैलेंजेस भी हैं, यूरेशियन लैंडस्केप पे इतना जल्दी हम अपनी पैर नहीं फैला सकते। पहली चीज है ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे साथ बड़ा दिक्कत है, हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते, बड़ी स्लो प्रोग्रेस है। पाकिस्तान वैसे ही हमारा दुश्मन बना बैठा है, ज्योग्राफिक लिमिटेशन आ जाती है, पाकिस्तान बैरियर बन जाता है। फिर चाइना से कम थ्रेट है, चाइना हमें डराता रहता है बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव दिखा के। चैलेंजेस है इंडो रशिया रिलेशंस में भी, क्योंकि चाइना की प्रॉक्सिमिटी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और चाहे क्योंकि रशिया को लगता है कि हमारा टिल्ट यूएस की तरफ है, हमें लगता है चाइना की तरफ है, लो जी रिश्तों में खटास। फिर बैलेंसिंग को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इंश्योरिंग इंडियाज ऑटोनॉमी व्हाइल मैनेजिंग डाइवर्जेंट इंटरेस्ट जैसे क्वाड एंड ऑल, ये करना बड़ा मुश्किल काम है। और हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, देखो क्रिएशन ऑफ एनर्जी सिक्योरेशन एनर्जी ग्रेड बना रहे हैं, शेयरिंग ऑफ निश टेक्नोलॉजी, सब काम कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कनेक्टिविटी इनहांस करो, इंडिया शुड कंसिडर ज्वाइनिंग रशियाज ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर्स। हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें यूरोपियन यूनियन के। सेंट्रल एशिया कोर ऑफ इंडियाज यूरेशियन स्ट्रैटेजी है, बैलेंस करें हम अपने डिफरेंट रीजन्स को, ये सारा जरूरी है। ब्रिक्स का एससीओ का इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ताकि इंडिया प्लेटफॉर्म्स को ठीक ढंग से यूटिलाइज कर पाए, डायलॉग विद रशिया इंटेंसीफाई हो पाए, ये सारी चीजें अपनी करना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद ही एक और रिलेशन आ रहा है, इंडिया और जापान का रिलेशंस। वाई इंडिया जापान रिलेशंस आर वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि G7 की मीट पे मिले हम साइडलाइन होके, बायलैटरल मीटिंग की हमने अप्लिया इटली के अंदर ही। दोनों कंट्रीज ने कहा भाई हम मिलके कोऑपरेशन करेंगे और हम नई चीजें ऐड करेंगे अपने, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस हो, चाहे पीयर टू पीयर वाले कोऑपरेशन हो, हम करेंगे। दोनों कंट्रीज ने कहा हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जापान और इंडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो दोनों कंट्रीज़ का ना आपस में कई सारे कन्वर्जेंस है हमारे, जहाँ हमारी बातें होती हैं। ऐसे देखो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारा, देखो ज़रा नोट करना अभी। जापान चाहता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडिया भी तो यही चाहता है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव चाहता है, क्योंकि हमें चाइना के ऑनगोइंग मिलिट्री उससे बहुत डर डर क्या लगता है, मतलब कंसर्न है हमारे लिए। तो हम चाहेंगे ना इंडिया हमारे जापान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए सप्लाई चेन हमारे लिए एक जापान भी बन जाएगा। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बिल्कुल है हमारी, कैसे है? क्योंकि हमारा साउथ एशिया तो साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया का जो एक्ट ईस्ट वाला है, वहां पर जापान हमें पार्टनर करता है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात हो, इंडिया का विजन 2025 वाला हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेके, जापान हमारा बहुत सपोर्ट करता है यहाँ पर।
फिर डिफेंस रिलेशनशिप, एग्जाम्पल देखो धर्मा गार्जियन या शिनु मैत्री या जिमेक्स हम करते ही नहीं, इनके साथ ही करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है भाई, बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप है, हम बहुत बहुत सक्सेसफुली हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। एनर्जी कोऑपरेशन है हमारा एक साथ में। हमारा इंडिया जापान का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मल्टीलेटरलिज्म में हम कई सारी हम क्वाड में मिलते हैं, हम G20 में मिलते हैं, हम G4 में मिलते हैं। G4 कंट्रीज के नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सी G4 कंट्रीज है। फिर कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, इसरो में जक्सा मिलकर एक जॉइंट हमने ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया था, ल्यूपिक्स जिसे कहते हैं हम। अब इंडिया के लिए जापान क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है हमारा, मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल याद है, कोलैबोरेशन में कौन लगा रहा है पैसा, वो यही है, जापानीज ही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है हमें यहाँ से, हमारे प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम से है। जापान हमारा लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर है इंडिया के लिए, ये देखो आप। और जापान हमें क्यों चाहता है, क्योंकि इंडिया कैन ऑफर ह्यूमन रिसोर्स, जापान में सैचुरेटेड हो चुकी है पॉपुलेशन, वहाँ है नहीं, और हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं, दे कैन गो, टैलेंट हमारा पास है, जाएगा, उनकी पॉपुलेशन को हम सपोर्ट करेंगे। और इंडिया और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, ऑटोमोबाइल टैक्सी ये सब तो बनाते हैं, वो हमारे यहाँ बेचेंगे। रॉ मटेरियल आयरन और हेल्प ऑन जापान इज रिकवरी फ्रॉम डिवेस्टेशन, तो आयरन हमारे यहाँ से जाता है, आयरन और हमारे देश से जाता है। लार्ज मार्केट है इंडिया जापानीज गुड्स के लिए, तो क्यों नहीं आएगा वो हमारे पास। लेकिन चैलेंजेस के साथ आता है कोई भी रिलेशनशिप, कोई फ्रेंड भी होगा ना आपका, तो होते हैं फिर भी लड़ाई झगड़े, तो ऐसे रिलेशनशिप कंट्रीज का भी आपस में चलता है। तो क्या दिक्कत है, बायलेटरल ट्रेड का प्रॉब्लम है, इंडिया जापान रिमेन्स लो विद द डोमिनेशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इवन आफ्टर सीईपी। मोरोवर जापानीज का जो एफडीआई है इंडिया बहुत कंपैरेटिवली स्मॉल है। हम चाइना को जब बात आती है टैकलिंग करने की, तो इंडिया हैज बीन वोकल अबाउट चाइनाज एक्शन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट साउथ चाइना सी वगैरह पर डायरेक्टली क्रिटिसाइज हम कर नहीं पाते हैं। स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, तो जापान ने सैंक्शन लगाई अगेंस्ट रशिया, इंडिया ने कहा नहीं नहीं, जापान इज अ पार्ट ऑफ यूएस अलायंस, इंडिया नहीं है। इंडिया बॉयकॉट करता है ओसाका ट्रैक को भी, G20 समिट में 2019 में बोला। ओसाका ट्रैक क्या है, बेसिकली ना प्लूरली लिटरल नेगोशिएशन है, डिजिटल ट्रेड ऑन, ताकि हम ना इंटेंशन ये है कि स्टैंडर्डाइज कर दें क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करें, डेटा लोकलाइजेशन के लिए इंडिया ने बॉयकॉट, इंडिया ने आप क्यों करें। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे जब बात होती है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात जब होती है, तो वहाँ बहुत इम्प्लीमेंटेशन में डिले है। अब जिस भी चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन में डिले है, तो आपको समझ आ जाएगा कि चाहते बातें नहीं है करना, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन देखो फिर भी हमें रिलेशन निभाना ही पड़ता है। तो स्टेप्स क्या हैं, ट्रेड एक्सेलरेट कर दो, इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल रिव्यू करो, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करो, अपने डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ा दो, कोहेरेंस पे आ जाओ, क्वाड में बैठते हो ना साथ में, वहीं पे प्लेटफॉर्म तैयार करो जहां नेविगेशन करो, डीपन कर दो अपने न्यू इमर्जिंग एरिया, मॉडर्न बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सारे सेक्टर्स को जोड़ दो, डायलॉग बढ़ाओ, बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाओ। दोनों कंट्रीज को चाहिए रिकॉग्नाइज करें वो नीड ऑफ कंसर्टेड एफर्ट, आर्क ऑफ एडवांटेज एंड प्रॉस्पेरिटी पे चलना शुरू कर दें, ये जरूरत है हमारी भी और उनकी भी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द इंडो जापान रिलेशनशिप। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, शॉर्ट्स में दो तीन ही है, दो तीन चार ही है मेरे ख्याल से, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम शॉर्ट्स करेंगे थोड़े से, फिर एमसीक्यू करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या कहता है न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ, सिप्री की रिपोर्ट आई, रिलीज की, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई 2024 की, बोला भाई राइज हो रहा है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट का, रशिया एंड यूएस से टुगेदर 90% न्यूक्लियर वेपन्स को कर रहे हो तैयार तुम, हमारे पास इतने सारे वेपन्स हैं, इंडिया के लिए 164 इंक्रीज हुआ है इंडिया का 172 तक। अब ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो देश के लिए चिंता ही है भाई, वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है कि भाई इतना क्या बात है, ट्रांसपेरेंसी अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्लाइन टू रशिया आफ्टर द यूएस, ट्रीटीज अब कितनी है, सीटीबीटी हम करके बैठे हुए हैं, हमारे पास एनपीटी की लिमिट्स हैं कि जिससे हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कम करें, लेकिन हम कहाँ मानते हैं सीटीबीटी एनपीटी, इंडिया ने कभी साइन नहीं करा, लेकिन इंडिया अपने आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है, स्लाइट इंक्रीज हैज गिवन इट 2 वॉरहेड एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। तो रिलायंस ऑन न्यूक्लियर डेटेंस बहुत ज्यादा बड़ीपन होती जा रही है, प्रेजेंटली देयर आर 12,121 वॉरहेड्स हैं, सॉरी 12,121 वॉरहेड्स हैं। अब यहाँ ये कह रहा है इतनी ट्रीटी व्रीटी होने के बाद भी, चाहे तुम न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट कर लो, तुम IUCN वन द प्राइज ग्लोबल प्राइज, सब कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल कैंपेन चल रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करने के लिए, लेकिन फिर कैसे सिप्री की रिपोर्ट में ये आ गया।
तो कह रहा है ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्सेनल्स को परचेज किया जा रहा है, प्रोक्योर किया जा रहा है। तो कह रहा सिक्योरिटी। कह रहा इतना डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है वर्ल्ड में ऑर्डर, इतना नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने की बात आ गई है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डरा देती है, मिलिट्री यूनिट हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, ये और डराते हैं। नॉर्मेटिव बिलीव भी यही है कि भैया अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन बढ़ रहा है तो क्या थ्रेट नहीं दे रहा? कह रहा बहुत बड़ा थ्रेट दे रहा है, ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन। इससे और बढ़ेगा न्यूक्लियर रिस्क। रशिया विड्रॉ कर रहा है सीटीबीटी के रेटिफिकेशन से, सोचो आप। फिर न्यूक्लियर सेब्रेट लिंक, इट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स। 2023 में रशिया ने वार्न कर दिया न्यूक्लियर एपोकलिप्टिस करेगा, ड्रॉइंग क्लोजर। नॉर्थ कोरिया थ्रेट कर रहा है यूएस साउथ कोरिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को, सोचो आप। राइज बढ़ रहा है न्यूक्लियर डिजास्टर का यूक्रेन में, सोचो आप। सुसाइड ड्रोन्स डाले जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, स्पेस थ्रेट, सारे तो थ्रेट तुम्हारे पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। अब इंडिया का इन थ्रेट परसेप्शन पे क्या कहना है? देखो इंडिया कह रहा है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना का ग्रोइंग कंसर्न हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। हम मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज आज भी करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइनीज आर्सेनल हमें इसीलिए दूर करा जा रहा है। मिनिमम डेटरेंस और नो फर्स्ट यूज से हम दूर होते जा रहे हैं क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा, बहुत अकड़ में है। और कास्केडिंग सिक्योरिटी डायलमा है, पाकिस्तान के साथ कौन सा हमें खुशी मिलती है? पाकिस्तान हमेशा लगा रहता है कैसे इंडिया को पछाड़ूं, क्या करूं इंडिया के साथ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं काउंटर करने के लिए, वो लो रेंज के हैं, लो यूल्ड कैपेसिटी है डिस्ट्रक्ट करना सर्टेन टारगेटेड एरिया को। तो जो आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं आर आल्सो टू काउंटर द कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन आर्मी। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड एट नाउ फर्स्ट यूज। हम क्या करें बताओ? वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हो गया सदर्न एशिया में, ऐसा कुछ न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल ही पड़ी, तो हम इंडिया कहाँ जाएगा? तो इंडिया कह रहा है न्यूक्लियर टेररिज्म कांस्टेंट थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी, इससे हमारा टेररिस्ट ग्रुप क्या करेंगे हम फिर। तो इसीलिए कह रहा है कि देखो वे फॉरवर्ड में साफ ढंग से बोला गया है, भैया बच के रहो, डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ो, एस्केलेशन की तरफ मत बढ़ो न्यूक्लियर रेस में। कोरियन पेनिनसुला, यूएस, नाटो, रशिया, साउथ एशिया इमीडिएट स्टेप बता रहे हैं, फॉलो अप स्टेप्स हैं सारे के सारे। रिफ्रेन फ्रॉम न्यूक्लियर थ्रेट्स एंड अडॉप्ट नो फर्स्ट यूज, रशिया ज्वाइन न्यू स्टार्ट एक्सटेंशन, ये सब हुआ इमीडिएट स्टेप, फॉलो अप स्टेप्स ये सारे करने हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी है। न्यूक्लियर वेपन्स पे देखो कितनी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की वजह से। अगर फिशन वाला वेपन है तो एटॉमिक बॉम्ब होगा उसमें, और अगर फ्यूजन वाला वेपन है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। तो आप लगा लो क्या बुरा हाल करेंगे बॉम्बिंग अगर पड़ेगी। अब आता है शॉर्ट्स का पार्ट। तो इंडिया इटली का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे बात है। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इटली से मिले G7 समिट में, तो इसमें हमारा ग्लोबल एंड मल्टीलेटरल इनिशिएटिव हुए, इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बायलैटरल रिलेशंस थे। पॉलिटिकल रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज का 1947 से ही चल रहा है, वर्चुअल समिट भी हुई। इकोनॉमी देखा जाए तो इटली इज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द EU, जर्मनी और बेल्जियम और नीदरलैंड के बाद। जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन पे भी हमने इनका साइन कर रखा है। टेक्नोलॉजी में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम पासिस एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज करते हैं। मल्टीलेटरल बॉडीज में हम IMF में, सोलर अलायंस में, सब में मिलते हैं हम। तो ये रिलेशनशिप इसका पढ़ लिया आपने। एक है इंडस एक्स इनिशिएटिव, मार्क्स 1 ईयर एनिवर्सरी हो चुकी है इसकी। ठीक है, इंडिया US का डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम है, इसकी 1 साल की सेरेमनी हो गई है। ये कमर्शियल कोलैबोरेशन है बिटवीन आपका इंडिया और US के बीच का, फंडिंग वगैरह होती है, इंडस एक्स गुरुकुल्स भी हैं, इसमें कई सारे लिंकेजेस हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया और US का एक अच्छा खासा डिफेंस टाइज है। ठीक है, इसके बाद आप सीधा आ जाओ अपना यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी पर आ जाओ। इसमें IPF के जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें क्लीन इकोनॉमिक अग्रीमेंट, फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट, इस पे काम चल रहा है। इंडिया ने कोई भी साइन नहीं किया है एग्रीमेंट, डोमेस्टिक अप्रूवल खाली दी है। और IPF जो हुआ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, 2022 में 14 कंट्रीज के साथ आया था, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया अमंग अदर्स। ऑब्जेक्टिव यही है इकोनॉमिक एंगेजमेंट कंट्रीज की बढ़े। एक आता है कोलंबो प्रोसेस, इसको ध्यान से समझना। देखो इंडिया ने ना चेयर किया है, पहली मीटिंग थी कोलंबो प्रोसेस की। कोलंबो प्रोसेस है क्या? रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, जिसमें हम कंसल्टेशन ले रहे हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के लिए। इसमें 12 स्टेट हैं एशिया के, बांग्लादेश और श्रीलंका को मिला के। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। थीमेटिक प्रायोरिटी इसमें यही रहेगी, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस कराई जाए।
यूएन की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना माइग्रेशन की, वो यहाँ पर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रही है हमारे को कोलंबो प्रोसेस में। तो याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नॉट डायरेक्टली मूव टू योर एमसीक्यू पार्ट गाइस। लेट्स डू इट। आर इकोनॉमी का, सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस डाले हैं, एक आपका प्रीलिम्स बेस्ड और एक एमसीक्यू बेस्ड भी है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है कौन सी ऊपर दी गई कंट्रीज यूक्रेन के साथ बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। तो आपके सामने कंट्रीज हैं, आंसर है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कब तक हमें खत्म करना है ये टारगेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है इंटरनेशनल पीस समिट से रिलेटेड, जो कि अभी हमने करा है वो आपको करना है। G20 की 4 कंट्रीज को चुनाव करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्वाड का ग्रुप का कौन नहीं है वो बताना है। क्वाड डायलॉग्स में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं कॉमन अमंग ऑल अमंग कंट्रीज वो देखना है। विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज अ डिस्प्यूट फॉर किशन गंगा प्रोजेक्ट वो बताना है। रिवर तिस्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड ये सवाल है, बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके अलावा 10th क्वेश्चन में यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है उसके बारे में आपको बताना है। ये 10 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कि 10 मार्क्स ईच है, 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। लिख कर पिन कर देना कमेंट सेक्शन में। आई चेक इट आउट, आई गेट बैक टू यू द फॉर्म ऑफ फीडबैक्स, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।